नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे बिल एकमैन के बारे में और उनके कुछ इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। दोस्तों, जान लेते हैं बिल एकमैन कौन है। बिल एकमैन का पूरा नाम है विलियम एल्बर्ट एकमैन। ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और हेज फंड मैनेजर भी हैं। ये फाउंडर और सीईओ भी हैं पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के। और इनकी मैं आपको बता दूं का नेटवर्थ क्या है, $1.4 बिलियन। तो अब हम जानते हैं इनके कुछ इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, कैसे ये अपने फंड के लिए और अपने लिए स्टॉक पिक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टोलॉजी। इनका पहला इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है हाई ROIC। किसी भी कंपनी का ROIC ज़्यादा होना चाहिए। ROIC इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। ROIC हमें ये बताता है कि कंपनी कैसे अपने पैसे को यूज़ कर रही है फ्यूचर रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। किसी भी कंपनी का ROIC रेशियो कम से कम 2% तो होना ही चाहिए। आप सेम इंडस्ट्री से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ROIC निकालने का जो फॉर्मूला है वो है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। ये आपको कुछ वेबसाइट्स पे कैलकुलेट किया हुआ मिल जाएगा और आप खुद भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम कुछ कंपनीज़ का ROIC देखते हैं कि उनका ROIC कैसा है। पहले हम देखेंगे ROIC टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज IT सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करती है और ये इंडिया की काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है। टाटा है तो रेपुटेशन तो होगी ही। इसका ROIC अगर आप देखेंगे तो 47.83 है, जो कि बेंचमार्क जो कि हमने कहा था कि 2% होना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसका ये सीधा सा मतलब हुआ कि TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो इन्वेस्टर के पैसे को और अपने बिजनेस से जो पैसे है उसको री इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाना जानती है और फ्यूचर में भी ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। चलिए अब एक दूसरे सेक्टर की कंपनी देख लेते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी। हाल ही में आपने इस कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। इसने सबसे बड़ा ऑर्डर भी जीता है। तो देखते हैं इसका ROIC कितना है। इसका ROIC आप देख सकते हैं कम है, लेकिन बेंचमार्क से ज़्यादा है। बेंचमार्क हमने जो अभी बोला था 2% होना चाहिए कम से कम, इसका 3.32% है और ये ग्रोइंग कंपनी है जो आगे जाके काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। इसीलिए अगर आप इस कंपनी को थोड़ा टाइम के बाद देखेंगे तो इसका ROIC में डेफिनेटली आपको फ़र्क नज़र आएगा और कंपनी अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड कर रही है। चलिए अब हम तीसरी कंपनी का देखते हैं जो है NCC। ये एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसका ROIC देखते हैं कितना है। अगर हम इसके ROIC देखें तो इसका ROIC है 8.74%। कंपनी का ROIC तो अच्छा है और आप देख रहे होंगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया को जितना ग्रो करना है तो के पास काफ़ी चांसेस हैं फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करने के लिए और अपना ROIC भी बढ़ाने के लिए। लेकिन सिर्फ ROIC देख के कंपनी में इन्वेस्ट मत करिएगा। अभी हम दूसरे मैट्रिक की बात करेंगे जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ROIC सिर्फ हमें बताता है कि कंपनी कैसे कैश को यूज़ कर रही है फ्यूचर में रिटर्न देने के लिए और एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए। तो ROIC पे मत जाइएगा। ROIC से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो दूसरी चीज़ है वो है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। अगर एक कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है तो ऐसे पैंडमिक और अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को निपटने के लिए कंपनी ज़्यादा स्टेबल होगी और फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो भी करेगी। क्योंकि अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं रहेंगे और डेब्ट ज़्यादा रहेगा तो कंपनी के पास बहुत कम चांसेस हो जाते हैं ऐसे पैंडमिक में और ऐसे सिचुएशन में ग्रो करने के और बिज़नेस को आगे बढ़ाने के। तो चलिए अब देखते हैं कि हम एक बैलेंस शीट को रीड कैसे करते हैं और समझते कैसे हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। चलिए हम एक बैलेंस शीट देखते हैं। अभी हम देखेंगे मनाक्शा लिमिटेड की बैलेंस शीट जो है 2019 की। ये 2019 की एनुअल रिपोर्ट से ली गई क्योंकि अभी 2020 की एनुअल रिपोर्ट्स नहीं आई थी जब मैं इस कंपनी को देख रहा था। तो इंपॉर्टेंट होता है कि हम इनका करंट असेट देखें। करंट असेट इनका क्या कहता है। करंट असेट में अगर हम देखें इन्वेंटरीज, तो इनकी इन्वेंटरीज अगर आप देखेंगे तो 0.20 थी 2018 में, जो कि इंक्रीज़ होकर 2019 में 10.18 हो गई है। अगर हम इनके फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स देखें तो इन्वेस्टमेंट्स में इनके 50% की गिरावट आई है।
ट्रेड रिसीवेबल होता है कि जो इन्होंने ट्रेड किया है उसमें इनको जो मिलने वाला है, जैसे कि अगर इनका ट्रेड रिसीवेबल देखा तो इंक्रीज़ हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक काफ़ी अच्छा मैट्रिक होता है। जितना ज़्यादा कंपनी के पास कैश होगा वो उतना ही ज़्यादा डेप्ट को दे पाएगी, और कैश में अगर वो डेप्ट को दे दो तो बहुत अच्छी बात है, किसी से उसको बोरो करने की ज़रूरत नहीं होगी, फ्यूचर डेप्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर कोई पैंडेमिक आ गया या कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस कंपनी में आ गए उसके लिए। तो आप अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें तो इनका 2356 से डिक्रीज़ होकर 944। इट इज़ अ डिक्रीज ऑफ मोर देन अ हाफ, 50% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है इनके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। और अदर बैंक बैलेंस भी, अगर अदर बैंक बैलेंस देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, बट वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कैश में गिरावट आई है। लोन्स भी अगर हम देखें तो बैंक के पास लोन्स जो हैं वो पहले 3234 थे, अब 4434.57 हो गया है, जो कि इंक्रीज़ हुआ है। एंड इनका टोटल करंट असेट जो है वो है 10,320.95, जो कि पिछले साल था 9,000, जो कि 2018 में अगर हम देखें तो 9,721 था, और इस साल 10,320 है। टोटल एसेट इनका 14,273 है, जो कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट मिला के होता है। फिर हम देखते हैं इनका इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल इक्विटी जो होती है वो है 12,607। इक्विटी हम इसलिए देखते हैं कि अगर इनकी शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग मिला के इक्विटी से ज़्यादा हो रही है तो कंपनी के पास डेप्ट ज़्यादा होगा। फिर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इसीलिए हम चेक करते हैं उसमें। तो अगर हम इनके नॉन करेंट लायबिलिटी में देखें तो इनके पास कोई भी शॉर्ट टर्म डेप्ट नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटी, अगर वो लॉन्ग टर्म डेप्ट होता तो नॉन करेंट लायबिलिटी में हमको दिखाई देता, तो इनके पास कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। प्रोविजंस है इनके पास, प्रोविजंस पिछले 2018 में 58.70 थे, जो कि इस साल 67.46 हो रह गए हैं। और करंट लायबिलिटीज़ में देखें तो इनके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ज़रूर हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कैसे चेक करते हैं हम? करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स चेक करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का क्या हुआ है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में इन्होंने देखिए पहला अगर हम देखें 19th नंबर, इनकी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 2018 में इनके पास कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी, लेकिन दिस ईयर 2019 में दे हैव गिवन ऑल द बोरिंग्स, दे हैव पेड ऑल द मनी एंड दे हैव नो डेप्ट। सो देयर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो हम डी और ई चेक करते हैं वो 0 है। ट्रेड पेबल जो इनको देना है वो है इनका 2018 में 1039 था, जो कि इस साल 1439 हो गया है। ये मैंने आपको पहले बताते थे ये लैक्स में है पूरे रुपीज़, तो आप लैक्स में ही पढ़िएगा इसको, 1439.33 लैक्स। और अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ भी, अदर करंट लायबिलिटीज़ और प्रोविजंस हम इसलिए चेक करते हैं। प्रोविजंस होता है अगर कंपनी के फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें आ जा रही हैं तो कंपनी उसके लिए कैश पहले से ही रिजर्व करके रखती है, कुछ पैसे रिजर्व करके रखती है, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई लायबिलिटी आती है तो उसको वो दे सके, इसलिए प्रोविज़न होता है। और ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न भी होता है और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न भी होता है। यही प्रोविज़न यहाँ भी है और यही प्रोविज़न यहाँ भी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। तो इनका करंट लायबिलिटी जो हो रही है वो हो रही है टोटल करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज़ इनकी है 1598 और इनका करंट एसेट था 10,320। तो करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट का अगर हम रेशियो देखें, जिसको हम करंट रेशियो कहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ये कंपनी हाल फिलहाल में बैंकरप्ट नहीं होने वाली है। ये कंपनी की सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी हाल फिलहाल में बैंकरप्सी फाइल नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास कैश भी अच्छा खासा है, इसके पास कोई बोरोइंग, कोई डेप्ट कुछ नहीं है, कंपनी ने बिज़नेस भी अच्छा किया है अपना। तो ये सब आप बैलेंस शीट में इसी तरह आप एक बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं। एक्सीलेंट मैनेजमेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और सारे इन्वेस्टर लगभग सभी मैनेजमेंट को तो ज़रूर एक ना एक बार ज़रूर देखते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ही कंपनी को संभालेगा और कंपनी को आगे ले जाएगा। फ्यूचर ग्रोथ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट अच्छा है। और मैनेजमेंट हम कैसे पढ़ सकते हैं? आप एनुअल रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में दिया रहता है, और कंपनी की वेबसाइट पे भी दिया रहता है,
कंपनी मैनेजमेंट ने पास्ट में क्या क्या बोला था, क्या उन्होंने वो चीज़ किया है, कंपनी ने क्या ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी, क्या उस ग्रोथ को अचीव कर पाए हैं, ये सब ये बताता है कि एक मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं अच्छा है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है कंपनी के जो सीईओ या और भी का मैनेजमेंट हैं के मेंबर्स हैं, वो स्टॉक को बाय कर रहे हैं रिसेंटली कि सेल कर रहे हैं। अगर वो बाय कर रहे हैं तो इसका एक सिंपल मतलब होता है कि उन्हें कंपनी की ग्रोथ में अभी भी भरोसा है। एनुअल रिपोर्ट में जाकर आप एमडी और मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस की रिपोर्ट दी होती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, करंट और प्रीवियस ईयर की भी पढ़ सकते हैं। उससे आपके मैनेजमेंट के गोल्स पता चल जाएंगे। गोल्स मतलब उन्होंने पिछले ईयर क्या प्रोजेक्ट किया था, क्या वो ग्रोथ वो ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे कंपनी में, क्या मैनेजमेंट फेक तो नहीं रहा है, क्या मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा है, ये सब आप देख सकते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में। एनुअल रिपोर्ट के कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो हमें मैनेजमेंट के बारे में बताता है, जैसे लेटर फ्रॉम द चेयरमैन, आप इसको पढ़िए, ये बताएगा कि आपको कि चेयरमैन ऑफ द कंपनी क्या कह रहे हैं, मतलब क्या उनके क्या विशेज़ हैं कंपनी को लेकर, वो क्या बता रहे हैं। ये एमडीएन मैनेजमेंट एनालिसिस है, ये आपको कंपनी की सारी चीज़ें बताएंगे, कंपनी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, फ्यूचर में और क्या कर रहे हैं, कैसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ये लोग, क्या और करना चाहते हैं। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हर एनुअल रिपोर्ट, अगर कोई भी एनुअल रिपोर्ट आप रीड कर रहे हैं तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए कि मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में मैनेजमेंट क्या कह रहा है, क्या वो बिज़नेस को किस तरीके से चलाना चाह रहा है। अगर वो सही कह रहा है तो या कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी ऑनेस्ट है, और अगर वो गलत कहेगा तो आपको प्रीवियस ईयर के पढ़ के पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने इसमें ये चीज़ कही थी बट ये वो करने में असफल रहे, मतलब ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पढ़ने के बाद कंपनी के बारे में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, कंपनी क्या कर रही है, किस सेक्टर में कैसा कैसा कर रही है, आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएगी। उसके फियर फैक्टर्स क्या हैं, वो डेवलपमेंट कैसे कर रही है, कुछ भी आपको जानना होगा मैनेजमेंट एनालिसिस में, वो सब कुछ रहता है। तो एक बार मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं एफसीएफ की। एफसीएफ जनरेटर फ्री कैश फ्लो, ये बताता है कि एक कंपनी कितनी एफिशिएंट है कैश जनरेट करने में, वो कितनी ईजिली कैश कमा सकती है और उस कैश को बिज़नेस बढ़ाने में, ग्रो करने में, डिविडेंड देने में या शेयर बायबैक करने में यूज़ कर रही है। हमें हमेशा देखना चाहिए जिस कंपनी का फ्री कैश फ्लो ज़्यादा हो हम उस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करें, बिकॉज अगर फ्री कैश फ्लो ज़्यादा होगा तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी अपने बिज़नेस को ग्रो करने में, डिविडेंड बढ़ाने में, और शेयर को अगर वो बायबैक करना चाहते हैं कंपनी के आउटलुक को देखकर वो भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कंपनी के फ्री कैश फ्लो देख लेते हैं। तो शुरू करेंगे इस समय की सबसे ज़्यादा चर्चित कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। इस समय इससे ज़्यादा किसी भी स्टॉक के बारे में बात नहीं होती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, चाहे वो किसी की चीज़ के बारे में हो। आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, इनसाइड इन्वेस्टमेंट, सब कुछ इस कंपनी में हो रहा है। तो इसका फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो आप इसका फ्री कैश फ्लो है 92.31, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए, और कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है और कंपनी शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड दे सकती है डिविडेंड बढ़ाकर, और अगर शेयर बायबैक की बात आती है तो वो भी कर सकती है। बिजनेस को एक्सपैंड करने में भी कैश को यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं दूसरी कंपनी का फ्री कैश फ्लो, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे तो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हो रहे हैं और पिछले 6 क्वार्टर में सिर्फ 2 क्वार्टर ऐसे रहे हैं जो इनके प्रॉफिटेबल रहेंगे। जैसे इसका फ्री कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर शेयर इसका फ्री कैश फ्लो है, जो कि कम नहीं है। अभी जो स्टॉक प्राइस है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कम नहीं है, और अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सूटेबल होता है कंपनी के लिए और काफ़ी अच्छा मैट्रिक होता है। अगर फ्री कैश फ्लो ज़्यादा है तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के हमेशा लायक होती है। एक और कंपनी का फ्री कैश फ्लो देख लेते हैं, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का। इनका फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो इनका फ्री कैश फ्लो और ज़्यादा कम है, 4.87। अभी आप देखें कोविड-19 पैंडमिक में रिटेल बिजनेस वैसे भी डाउन हो गया है, तो फ्री कैश फ्लो भी इनका डाउन हुआ है। तो जैसा मैंने अभी बताया था, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो हमें कंपनी देखनी चाहिए, और हमें उस कंपनी की तरफ भी देखना चाहिए जो अपना कंसिस्टेंटली अपना फ्री कैश फ्लो इंक्रीज़ कर रही है। अगर वो फ्री कैश फ्लो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है उस कंपनी का, और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपनी कटिंग डाउन देयर कॉस्ट, मतलब कंपनी एक्सपेंसेस को भी कम कर रही है, अपने बिजनेस का जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो रहा है, और उसी के साथ साथ कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि कंपनी अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करिए कम पैसे का यूज़ करके।
अगला है डोमिनेंट बिजनेसेस बैरियर्स टू एंट्री। मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो या इकोनॉमिक मोट हो कोई कंपनी के पास, जो जिसको एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट और काफ़ी अच्छा बिजनेस बना। जैसे कि एग्जांपल ले सकता हूँ, सिंपल एग्जांपल लूँगा, HUL का एग्जांपल ले लीजिए। उनके पास उनका मोट क्या है उनकी कंपनी का, कि वो उनका नेटवर्क उनका सबसे बड़ा मोट है। मतलब वो हर शॉप पे आपको उनके प्रोडक्ट ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे भी रिलायंस ने क्या किया, जियो के लाने के बाद उसने एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया है। अब कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री में कैसे आ सकता है, क्योंकि जियो ऑलरेडी बहुत ही लो प्राइस पे डेटा ऑफ़र कर रहा है, जिससे कि सारी कंपनीज़ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो रिलायंस के लिए मोड का हो गया उनका प्राइस, वो प्रोडक्ट पे लोअर प्राइस जो ऑफ़र कर रहे हैं, अपने कंपटीशन से कम प्राइस पे जो डेटा दे रहे हैं, वो उनका सबसे बड़ा मोट है। हाउ ईजी इट इज़ फॉर देम टू टर्न अ प्रॉफिट। इसमें HUL की मैंने बात की थी। HUL का नेटवर्क बहुत बड़ा है और वो अपने प्रोडक्ट पे प्रॉफिट निकालने के लिए उसको कम से कम पैसा खर्च करना पड़ता है। उसका फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि बिज़नेस क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल बिज़नेस का मतलब ये है कि ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और उसको कोई भी रन कर सके। जैसे वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि वो हमेशा ट्राई करते हैं ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का जिसको एक इडियट भी रन कर सके, क्योंकि आज नहीं तो कल एक इडियट ही उस बिज़नेस को रन करेगा ही करेगा। यह जानने के लिए कि बिज़नेस सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड है, आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे क्या मैं ऑपरेशन को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं कंपनी जो भी शिफ्ट ले रही है, जो भी प्रोग्रेस कर रही है, क्या मैं उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, क्या मैं कंपनी का फंडामेंटल्स और चेंजेस को समझ। जब आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आप बिज़नेस को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, वो बिज़नेस सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक रिस्क कंपनी का कम से कम हो। एक्सट्रिंसिक रिस्क का सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी जो भी बाहर चीज़ें हो रही हैं, जैसे अमेरिका चाइना के ट्रेड वॉर हो गया, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, तो इन सब से कंपनी जितनी ज़्यादा सुरक्षित रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक आया, लेकिन काफ़ी बिजनेस उसमें भी ग्रो किए। टेलीकॉम सेक्टर हो गया और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो उस पैंडेमिक में भी ग्रो कर रहे हैं। पैंडेमिक तो चलिए बार बार नहीं आता, लेकिन ट्रेड वॉर, अमेरिका चाइना, ये हमेशा चलती रहती है। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, जैसे इलेक्शंस आ गए, कभी कुछ हो गया, तो ये भी हमें इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है। उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें इसका इफ़ेक्ट कम से कम हो, और अगर कम से कम इफ़ेक्ट होगा तो कंपनी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगी। धन्यवाद, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।